आज अधिगम के क्रम में जो कल वीडियो में हुआ था, अधिगम के अर्थ हुआ था, अधिगम की परिभाषा। अब उसके आगे है अधिगम के माध्यम। तो अधिगम के 3 माध्यम है। एक है संज्ञानात्मक, पहला है संज्ञानात्मक, और दूसरा है भावात्मक, या दूसरा आप क्रियात्मक कह सकते हैं। और तीसरा है भावात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम और संज्ञानात्मक अधिगम। अर्थात इन 3 माध्यमों से अधिगम होता है। पहला है संज्ञानात्मक अधिगम, जब अधिगम ज्ञान के माध्यम से हो, अर्थात ऐसा कोई अधिगम आप कर रहे हैं जिसमें ज्ञान महत्वपूर्ण हो, और ज्ञान के माध्यम से जब अधिगम हो तो उसे संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। क्रियात्मक अधिगम, जब हम कोई कार्य करके अधिगम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? क्रियात्मक अधिगम, अर्थात क्रिया के द्वारा। और भावात्मक अधिगम, भाव या मन से जो अधिगम करते हैं उसे क्या बोला जाता है? भावात्मक अधिगम। तो यहाँ संज्ञानात्मक में ज्ञान का महत्व होता है। जब हम संज्ञानात्मक अधिगम करते हैं तो ज्ञान के द्वारा अधिगम करते हैं, और यहाँ पर क्रिया का महत्व होता है, और यहाँ पर भाव या मन का महत्व होता है। तो ये क्या है? अधिगम के 3 माध्यम है, ज्ञान, क्रिया, भाव या मन। तो अब इसके आगे चलते हैं अधिगम की विधियां। अब इसके आगे है अधिगम की विधियां। तो अधिगम की निम्न विधियां हैं। सबसे पहला है अनुकरण, अर्थात जब हम अनुकरण द्वारा अधिगम करते हैं। और दूसरा है सूझ, जब हम सूझ के द्वारा अधिगम करते हैं। तीसरा है अभ्यास, इसके द्वारा भी अधिगम होता है। और चौथा है प्रयास एवं भूल के द्वारा जब हम अधिगम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से अधिगम की 4 मुख्य विधियां हैं। और भी विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर हम 3-4 जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अनुकरण अधिगम मतलब जो देख कर किया जाए, अर्थात किसी को देखा और उसी के अनुसार हम जो है अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो इसको बोला जाता है अनुकरण अधिगम। सूझ अधिगम, अर्थात जब बुद्धि का प्रयोग करके हम अधिगम करते हैं तो उसको बोला जाता है सूझ के तहत अधिगम। अभ्यास अधिगम, जब किसी क्रिया को हम बार बार करते हैं तो ऐसे अधिगम को क्या बोला जाता है? अभ्यास अधिगम। और प्रयास एवं भूल अधिगम, जब हम किसी कार्य को करते हैं, प्रयास करते हैं, फिर त्रुटि करते हैं, फिर गलती होती है, फिर प्रयास करते हैं, फिर गलती होती है, फिर प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से प्रयास एवं भूल के द्वारा हम जो है बाद में अधिगम कर लेते हैं या किसी कार्य को सीख लेते हैं। तो ये हुआ प्रयास एवं भूल के द्वारा अधिगम। तो आशा करता हूं अधिगम की विधियां भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अधिगम के प्रकार पे। तो सबसे पहले अधिगम का जो प्रकार है वो है, पहला है गामक अधिगम, दूसरा है प्रतिबोधनात्मक अधिगम, और तीसरा है संकल्पनात्मक अधिगम। गामक अधिगम ऐसा अधिगम जो शरीर की गतिविधियों द्वारा हो, अर्थात जब शरीर की गतिविधियों द्वारा किसी चीज को सीखते हैं तो उसको बोला जाता है गामक अधिगम। जैसे ये कब पाया जाता है? ये अधिगम कब होता है? शैशवावस्था में। लड़का क्या करता है? किसी चीज को देखता है, या शिशु किसी चीज को देखता है और शारीरिक क्रियाओं द्वारा उसको सीखता है। तो ऐसे अधिगम को क्या बोलेंगे? गामक अधिगम। और ये किस काल में होता है? शैशवावस्था में। अब प्रतिबोधनात्मक अधिगम, अर्थात ऐसा अधिगम जो सूझ के द्वारा हो या संप्रत्यय बनने के कारण हो। संप्रत्यय मीन्स क्या होता है? संप्रत्यय मतलब होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो उस वस्तु की प्रतिमा, चित्र हमारे मानसिक पटल पर बन जाती है। जैसे हमने हाथी को देखा तो हाथी का एक चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बन जाएगा। तो इसी को बोला जाता है संप्रत्यय।
तो ऐसा अधिगम जो बुद्धि या सूझ के द्वारा या संप्रत्यय बनने के कारण हो, तो ऐसे अधिगम को प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ ये किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालकों को संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और इसी के द्वारा यह जो है अधिगम करते हैं, अर्थात संप्रत्यय बनने के कारण जब अधिगम हो तो उसे बोलते हैं प्रतिबोधनात्मक अधिगम। संकल्पनात्मक अधिगम मतलब जिसमें कल्पना का सबसे ज्यादा महत्व हो, अर्थात ऐसा अधिगम जो कल्पनाओं पर हो। कभी कभी क्या करते हैं कि हम जो है कल्पना करके बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक। तो ये विशेषता ये किसके लिए है? किशोरावस्था के लिए। किशोरावस्था में क्या होता है? कल्पना ज्यादा पाई जाती है, अर्थात किशोर एवं किशोरी कल्पना के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसको हम किशोरावस्था के अंतर्गत संकल्पनात्मक अधिगम करते हैं। यहाँ पे क्या होगा? किशोरावस्था। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। गामक अधिगम जब शरीर की गतिविधियों द्वारा अधिगम होता है तो उसको बोलते हैं गामक अधिगम। गामक अधिगम किसे कहेंगे? जब शरीर की गतिविधियों द्वारा अधिगम हो तो उसे बोलते हैं गामक अधिगम। ये शैशवावस्था में होता है। प्रतिबोधनात्मक अधिगम जब संप्रत्यय बनने के कारण, सूझ के कारण जब अधिगम हो तो उसे बोलते हैं प्रतिबोधनात्मक अधिगम। ये बाल्यावस्था में होता है। संकल्पनात्मक अधिगम अर्थात जो कल्पना के द्वारा अधिगम होता है उसको बोलते हैं संकल्पनात्मक अधिगम। ये कब होता है? किशोरावस्था में। तो आशा करता हूं अधिगम के प्रकार भी आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अधिगम की विशेषताएं। अब आते हैं अधिगम की विशेषताओं के जो है ऊपर। इसके पहले आपने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, ठीक, उन चीजों में ही विशेषताएं समाहित है और उसी में से हमको बताना है कि अधिगम की क्या विशेषताएं होती हैं। यदि आप पहली चीज देखें तो सबसे पहला क्या है अधिगम की विशेषताओं में? यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम जब भी होता है तो कोई ना कोई उद्देश्य निर्धारण होता है, तभी हम किसी चीज को सीखते हैं। तो पहला उद्देश्य, पहला विशेषता क्या हो गया कि यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता यदि देखा जाए तो दूसरी विशेषता क्या हो गई कि यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। दूसरी विशेषता क्या हो गई? यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तीसरी यदि विशेषता देखी जाए तो तीसरी, यह आवश्यक नहीं है कि अधिगम जो है नवीन ही हो। कभी कभी अधिगम जो है पुराना भी होता है। जैसे कि हम पहले कोई चीज सीख चुके हैं, ठीक, और उसको यदि सीखना चाहते हैं तो हो सकता है कि वही चीज हम फिर से सीख लें। तो अधिगम क्या होता है? हमेशा सदैव नवीन नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज सीख रहे हैं वो नवीन ही हो सकता है पुराना भी हो सकता है। अधिगम हमेशा नवीन नहीं होता है, या सदैव, यहां पे उचित शब्द रहेगा अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। ये हो गई तीसरी विशेषता। ठीक, अब चौथा यदि देखा जाए तो चौथा होगा अधिगम में क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है। व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है। व्यवहार में कैसा परिवर्तन होता है? वांछनीय परिवर्तन होता है। यह आपकी चौथी विशेषता है। अधिगम के लिए पांचवी विशेषता देखा जाए तो अधिगम के लिए प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभव, तीनों चीजों की
अधिगम में प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभव की आवश्यकता होती है। अधिगम हमेशा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है। मतलब हो सकता है कि कोई भी अधिगम सकारात्मक कर रहे हैं और कोई नकारात्मक कर रहे हैं। अर्थात ऐसा नहीं है कि अधिगम में हमेशा अच्छा ही हो, अर्थात जो भी सीख रहे हैं वो अच्छा ही सीख रहे हो। कभी कभी आप गलत भी सीख सकते हैं, जो समाज में उपयोगी नहीं है, उसकी उपयोगिता नहीं है, कभी कभी वो भी आप सीखते हैं। और जो समाज में उपयोगी है या आपके लिए उपयोगी है, कभी कभी वो भी सीखते हैं। तो अधिगम में सकारात्मक व नकारात्मक दोनों तथ्य समाहित है। तो इसकी ये 6वीं विशेषता हो गई। 7वीं विशेषता, अधिगम से क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। अधिगम से क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। तो कुछ विशेषताएं हमने आपको बताई और बहुत सारी विशेषताएं हैं कि अधिगम एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अधिगम अध्यापक, मित्र मंडली एवं परिवार के लिए उपयोगी है। अधिगम में कई प्रकार की विधियां समाहित हैं। इस प्रकार से कई विशेषताएं इसकी गिनाई जा सकती हैं। तो फिर से एक बार देख लें, अधिगम क्या है? सबसे पहला उद्देश्य, यह उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, अर्थात इसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात अधिगम जीवन पर्यंत चलता रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इसके अलावा अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। कहने का मतलब है, ऐसा नहीं है कि अधिगम आप हमेशा नवीन ही करें, हो सकता है कि पुराना भी अधिगम आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। अधिगम में व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन होता है। प्रशिक्षण, अभ्यास एवं अनुभव की इसमें आवश्यकता होती है। अधिगम हमेशा सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होता है और अधिगम से क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। तो ये रही अधिगम की विशेषताएं। अब देखिए, आज आपको हमने अधिगम का एक पोर्शन कंप्लीट कर दिया, जिसमें हमने आपको बताया अधिगम के अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विधियां, अधिगम के माध्यम, अधिगम के प्रकार और अधिगम की विशेषताएं। तो इस आशा करता हूं कि आप इसे जो है ध्यान से आप पढ़े होंगे। कल की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो है अधिगम वक्र और जो है स्थानांतरण। ठीक, स्थानांतरण से भी क्वेश्चन आते हैं, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। इसके अलावा क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्व स्थानांतरण क्या होता है, इसके अलावा द्विपार्श्विक स्थानांतरण क्या होता है, अधिगम वक्र में सरल वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और फिर उसके बाद एक है मिश्रित वक्र। तो ये सब के बारे में कल हम आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा फिर शुरू होगा थॉर्नडाइक का नियम, तो ये अगली वीडियो में आपको दिया जाएगा। अब देखिए, आपके जो परीक्षाएं हैं वो 23 तारीख को होंगी कि नहीं होंगी, ये ईश्वर के ऊपर है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हो जाएगा और बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आपको ये सब नहीं सोचना है इस समय आपको एकाग्र मन चित्त से जितना आपने पढ़ा है उतना रिवीजन आवश्यक है, क्योंकि रिवीजन वो हथियार है जिसके माध्यम से हम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप सैनिक को देखते हैं, सेना के सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है और बार बार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है किस चीज़ का, कि अपने दुश्मन को कैसे मारा जाए। तो यहाँ पर आपकी परीक्षा में भी आपका दुश्मन कौन है? ये दुश्मन नहीं है, मतलब आपका लक्ष्य है। तो उनका भी, सैनिकों का भी लक्ष्य कौन होता है? दुश्मन होते हैं, मारना उनको। तो बार बार उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, बार बार रिवीजन कराया जाता है। तो आप भी एक योद्धा हैं, जो कुछ 23 तारीख को आप युद्ध भूमि में उतरेंगे। तो युद्ध भूमि में उतरने के पहले आपको यदि किसी प्रकार की चिंता सता रही है तो उस चिंता को छोड़ दीजिए, क्योंकि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा आपके साथ। यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो हमारा ये आपसे आग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, दिन रात रिवीजन करें और परीक्षा के एक दिन पहले जो है एकदम पढ़ाई छोड़ दें, एकदम फ्री माइंडेड रहें कि आपका कल परीक्षा है। और हमेशा पॉजिटिव सोचें। यदि आपको डर लग रहा हो
तो ये बहुत अच्छी बात है। यदि डर रहे हो परीक्षा से कि मेरा क्या होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डरते असली योद्धा ही हैं। ये हमारा जो है 10 साल का अनुभव, हमने भी कई बार जो है कई परीक्षाएं बीट की हैं, तो मैं जानता हूं कि क्या जो है स्थिति होती है परीक्षा के पहले। आपके अंदर असमंजस बना होगा, तो कोई भी ऐसा वीडियो मत देखें कि टेट परीक्षा रद्द हो रही है या होने वाला है, ये कुछ मत सोचें। 23 तारीख को अपना टारगेट बनाइए और अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग लाइए कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपका जो है मोटिवेशन एक स्पीच है जो हमने आपको अभी बताया। अब दूसरी बात, हम एक चीज और चर्चा करना चाहेंगे कि परीक्षा में हमेशा क्या होता है कि आप सोचते हो कि हाँ प्रश्न पत्र कैसे हल किया जाए। तो परीक्षा में जो है बहुत से छात्र या बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सबसे पहले जो है जो कठिन विषय है उसको किया जाए। तो ये कोई तरीका नहीं है, बाकी आपकी इच्छा, चाहे जो जैसे करें, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता दे रहा हूँ कि परीक्षा में सबसे पहले आपकी 150 प्रश्न रहते हैं। तो इसको 3 राउंड में बांट लीजिए। इसको कितने राउंड में बांटिए आप? 3 राउंड में। फर्स्ट राउंड और दूसरा है सेकेंड राउंड और तीसरा है थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड में 150 प्रश्न आपके सामने हैं और 30 प्रश्न का बाल मनोविज्ञान आपसे रहेगा प्राइमरी लेवल में, 30 नंबर का बाल मनोविज्ञान, 30 नंबर के आपके गणित रहेंगे, 30 नंबर के इंग्लिश रहेंगे और इंग्लिश या संस्कृत, 30 नंबर के हिंदी और 30 नंबर के पर्यावरण। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है कि फर्स्ट राउंड से प्रश्न नंबर 1 से चलिए। यदि मैथ हो तो मैथ कभी भी पहले मत हल करिएगा, नहीं तो आपका समय वास्तव में किल होगा। यदि मैथ हल भी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्नों को हल करिए जो आपको एकदम बिल्कुल आता है। तो अब यहाँ 1 से फर्स्ट राउंड में शुरू करेंगे और जो भी प्रश्न आपको एकदम अच्छी प्रकार से आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं इसका आंसर यही है, तो फर्स्ट राउंड में उन प्रश्नों को सबसे पहले हल करेंगे, अर्थात जो आपको सरल से सरल लग रहे हो। मान लीजिए 150 प्रश्न में आपने फर्स्ट राउंड में 50 प्रश्न सही कर लिया, तो इतना करते ही आपके अंदर 100 में 70% एक ऊर्जा क्रिएट होगी, 70% उत्साह आ जाएगा कि हम इस प्रश्न को हल कर लेंगे या इस परीक्षा में दिए गए प्रश्नों को हम अब हल कर लेंगे। 50 प्रश्न आपके सही हो गए तो समझ लीजिए फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्न जो कंफ्यूजिंग है, मतलब 2 में कंफ्यूज कर रहा है या आपको याद नहीं आ रहा है, सेकंड राउंड में उन प्रश्नों को करना स्टार्ट करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप जो है सेकेंड राउंड में जब ये स्टार्ट करेंगे तो जब ये जो प्रश्न आपका सही है, इसके आधार पे ये भी चीजें आपको याद होने लगेंगी, आने लगेंगी। ऐसा बहुत से लोगों ने किया है, ऐसा हमने भी किया है और हम 110 के ऊपर मार्क्स पाए हैं जो है टीईटी में पहली बार, फिर दूसरी बार 116, 117, 118 ऐसे से मार्क्स आए हैं। तो हमने भी ऐसे किया था, इसलिए मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। तो पहले राउंड में आपने 50 प्रश्न सही किया, सेकेंड राउंड में वो प्रश्न करेंगे जो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ऐसे मान लीजिए आपने 40 प्रश्न सही कर दिया, उसमें 50 में आपका 10 गलत हो गया, तो आप कितना पहुंच जाएंगे? 90 पे। अब तीसरे राउंड में आपको वो प्रश्न करने हैं, थर्ड राउंड में आपको वो प्रश्न करने हैं जो सबसे कठिन हो। अब जब इस तरह से आप करेंगे तो मान लीजिए आपने 90 यहाँ सही किया और 40 प्रश्न यहाँ भी आपके 50 में से सही हो गए, तो आपके कितने हो गए? 130। और मान लीजिए कि 20 ही नंबर सही हुआ, तब भी आप 100 के ऊपर जाएंगे। तो ये मेथड सबसे कारगर है, इसी तरह से अप्लाई कीजिएगा। मैथ पहले राउंड में मत कीजिएगा, अगर बहुत सरल प्रश्न होंगे,
ठीक है, जो आपको आते होंगे, जिसमें समय कम लगे या देख कर ही उसका आंसर दे लें या शाब्दिक हो उसका, तो तभी फर्स्ट राउंड में कीजिएगा। बाकी फर्स्ट राउंड में और अन्य विषय जैसे बाल मनोविज्ञान हुआ, हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, पर्यावरण फर्स्ट राउंड में कर जाइए और लास्ट राउंड में मैथ को छोड़िए। अब आपका मान लीजिए कि 2 घंटे का पेपर है, तो आप फर्स्ट राउंड में आप आधे घंटे में प्रश्नों को हल कर लेंगे, आधा घंटा आपको सेकंड राउंड लगेगा और पूरा 1 घंटा आपको मैथ के लिए पर्याप्त मिलेगा समय। अब आप इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके सही कर सकते हैं। और यदि आपने पहले मैथ किया तो हो सकता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको लग जाए, तो आधा घंटा जब 4 विषयों के लिए देंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न आपके गलत होंगे। तो ये मेरा आपका सुझाव है। यदि आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य जो है कीजिएगा और इसी प्रकार से आप जो है प्रश्नों को हल करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक नंबर लाएंगे टेट में। हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं इसी वक्त।